आपके घर वालों को लगता होगा कि अच्छे मार्क्स लाना जिंदगी में पैसे कमाने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है, लेकिन आपके घर वाले ऐसे लोगों से मिले ही नहीं हैं जिन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं, बावजूद इसके कि वो कभी भी अच्छे छात्र नहीं थे। और जब आपको पता लगता है कि जिम जाने वाला कोई इंसान हार्ट अटैक से मर गया, तब आप सोचते हैं कि नहीं, ओ माय गॉड, जिम जाने से लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। और आलस एक तरीके से लॉन्ग टर्म जीने के लिए अच्छी चीज है। क्या आपने कभी कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिसे लेने के बाद आपको बहुत अफसोस हुआ, या तो फिर आप किसी चीज में बहुत स्ट्रांगली विश्वास रखते थे लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो गलत है, झूठ है, जैसे कि टूथ फेरी, सांता क्लॉज, या तो फिर आपके पेरेंट्स को आप कचरे के डब्बे में मिले थे। आपको कॉन्स्टेंटली बताया जाता है कि आपको किसे पसंद करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, किससे प्रेम करना चाहिए, और इसमें कहीं पे हमें क्रिटिकली सोचने का मौका नहीं मिलता। हम डीप थिंकिंग नहीं कर पाते और हम वही करने लगते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। जब हम भेड़ों की जिंदगी जीने लगते हैं, वही करते हैं जो दूसरे भेड़ कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। लेकिन अगर आप भेड़ नहीं बनकर एक डीप थिंकर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना ही चाहिए। मैं डीप थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग को स्पष्ट शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी, भाषा को सरल रखूंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, और बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आप एक बेहतर विचारक बन सकते हैं। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि रुको और सोचो कि पिछले बार ऐसा कब हुआ था कि आप अपने मन में कोई विश्वास को बहुत स्ट्रांगली पकड़े हुए थे, लेकिन फिर जब आपको तथ्य मिला तब आपने उस विश्वास को छोड़ दिया। जैसे कि आपको लगता है कि आपको अपना त्योहार एक तरीके से मनाना ही चाहिए, लेकिन जब आपको पता लगा कि आपके त्योहार मनाने के तरीके की वजह से पर्यावरण के ऊपर जो नुकसान होता है, उसके बाद आपने त्योहार उस तरीके से मनाना बंद कर दिया। या फिर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता हुआ आपको बहुत सारा तथ्य मिला, एविडेंस मिला, लेकिन एविडेंस को आपने सिरे से नकार दिया क्योंकि एविडेंस देखकर आपको तकलीफ हो रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आप यही समझ पाएंगे कि क्यों हम डीप थिंकिंग नहीं करना चाहते, और अगर हम अपनी विचार करने की क्षमता को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कई लोगों को लगता है कि अच्छा विचारक अगर उन्हें बनना है तो उन्हें बहुत सारी जानकारी ग्रहण कर लेनी चाहिए, तो इसलिए वो बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारा न्यूज़ आर्टिकल स्टडी करते हैं, इंफॉर्मेशन जमा करते रहते हैं। लेकिन अच्छा विचारक बनने के लिए आपको इंफॉर्मेशन का गूगल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा विचारक बनने के लिए ज़रूरी होता है कि हम आसपास से हमें जो भी जानकारी मिल रही है उस जानकारी को किस तरीके से दिमाग में प्रोसेस कर रहे हैं, और प्रोसेस करने के बाद हम अपने आसपास की ज़िंदगी की समस्याओं से किस तरीके से निपट रहे हैं। इस दुनिया में जीना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दुनिया के बारे में दिमाग में एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ेगा। यानी कि दुनिया कैसे चलती है, बॉस के सामने कैसे बात करना चाहिए, पैसों से हमें किस तरीके से अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए, कितना प्यार देना सही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर चीज़ को लेके हम अपने दिमाग में कुछ रूल्स बना लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्शंस में हम इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे। हमें कॉन्स्टेंटली रूल्स को अपग्रेड करते रहना पड़ता है, इसमें मेहनत लगती है। तो रूल्स को अपग्रेड करने के लिए हम किस पे रिलाई करते हैं, वो जानकारी जो हमें सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जितना हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, जानकारी असल में उससे बहुत ज़्यादा होती है। एक छोटा सा उदाहरण ये हो सकता है कि अगर आपको बचपन से आपके घर वालों ने कहा है कि तुम मेहनती नहीं हो, तुम अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम अच्छे स्टूडेंट नहीं हो ना, इसलिए तुम जिंदगी में कितना ही आगे बढ़ जाओगे, क्या ही कर लोगे, तुम अच्छे स्टूडेंट नहीं हो इसलिए कम से कम छोटी मोटी नौकरी पाने की कोशिश तो करो,
तो ये बात जब आपको अपने आसपास के दुनिया से बार बार सुनने को मिला है, यही आपका डेटा पॉइंट हो गया है, तो अब आप इसको अपना एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं। लेकिन ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपका डेटा पॉइंट संकीर्ण है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके घर वाले आपको आपके बारे में जो बता रहे हैं वो काफी है। आपके घर वालों को लगता होगा कि अच्छे मार्क्स लाना जिंदगी में पैसे कमाने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है, लेकिन आपके घर वाले ऐसे लोगों से मिले ही नहीं हैं जिन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं, बावजूद इसके कि वो कभी भी अच्छे छात्र नहीं थे। तो ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से हम हमारे बिलीफ सिस्टम बनाते हैं हमारे आसपास हमें जो जानकारी मिल रही है उस पे, लेकिन असल में जो जानकारी मिल रही है वो कई बार पर्याप्त नहीं होती। जानकारी इनकम्प्लीट होने के वजह से हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो भी कहीं पे पुख्ता जानकारी पे ना बनने के कारण कमजोर बिलीफ सिस्टम होता है। कमजोर का मतलब ये नहीं है कि हम उस पर विश्वास नहीं करते। हो सकता है हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि हम जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये जो बिलीफ सिस्टम है ये कमजोर इसलिए है क्योंकि ये हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में दिक्कत दे रहा है। ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ये हमें दोस्त बनाने में, जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल होने में दिक्कत दे रहा है। वैज्ञानिक हॉरेल और ली के शोध के हिसाब से जब लोगों के अंदर इसी तरीके की बहुत ज्यादा रिजिड बिलीफ सिस्टम होती है, तब वो उन बिलीफ सिस्टम्स के वजह से ज्यादा गहराई में जाके सोचते नहीं हैं, डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछते, अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करने से डरते हैं, और क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम्स को चेंज नहीं करते इसलिए जिंदगी में उनको वैसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं जैसे अब तक मिलते आए हैं, और वो जिंदगी में बढ़ चढ़ के सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि कट्टरवादी लोग भिन्न भिन्न तरीके के विचारों को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते? जैसे कट्टरवादियों को ये सोचना अच्छा लगेगा कि समलैंगिक लोग समाज के लिए एक खतरा है, लेकिन अगर हम उन्हें पूछेंगे एग्जैक्टली क्या खतरा है, तब वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझा नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे समाज है जहाँ पे समलैंगिक लोग रहते हैं और फिर भी उस समाज में क्राइम का रेट बहुत ज्यादा नहीं है और इकोनॉमिक ग्रोथ कम नहीं है, लेकिन कट्टरवादियों को अपनी विचारधारा से अलग विचार हजम नहीं होती, क्योंकि जब उन्हें अपनी विचारधारा से अलग विचार मिलने लगता है तो वो नए तरीके का जो जानकारी है जिसकी वजह से उन्हें अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा, वो नई जानकारी उन्हें तकलीफ देती है। वैज्ञानिक इशाक और उनके साथियों ने ये पाया है कि जब हम हमारे विचारों को लेके बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, मुझे ऐसा लगता है तो ऐसा ही है, और अगर हमें सवाल किए जाए और हमें अच्छा नहीं लगता, हम हमारे बिलीफ सिस्टम्स को क्वेश्चन नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोग क्रिटिकल थिंकर्स नहीं बन पाते। मुझे पता है कि हम सभी लोगों को हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम, धार्मिक विचार हो या राजनीतिक विचार हो, बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट मैंने लोगों को लड़ते हुए देखा है कि उनका खुद का फेवरेट एक्टर ज्यादा महान है या कोई और एक्टर, लेकिन अगर आप एक क्रिटिकल थिंकर बनना चाहते हैं, अगर आप भेड़ बकरियों की तरह नहीं सोचना चाहते, तो फिर जरूरी है कि आप हमेशा अपने आप को एक मुश्किल सवाल पूछें, और वो मुश्किल सवाल ये है कि मुझे जो सही लगता है उसके ऑपोजिट क्या एविडेंस है, मुझे जो सही लगता है उसके विपरीत क्या तथ्य है। जैसे कि अगर मुझे ये लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए एक इंसान को अपना खुद का बॉस बनना पड़ेगा, अब इसी बात को अगर मुझे क्रिटिकली एनालाइज करना है तो मुझे अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि ये जो विश्वास मैंने पकड़ के रखा हुआ है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अपना खुद का बॉस बनना जरूरी है, क्या इसके विपरीत भी कुछ डेटा और एविडेंस है? क्या ऐसे लोग भी हैं जो खुद के बॉस नहीं है लेकिन फाइनेंशियली फ्री है? क्या ऐसे लोग भी हैं जो खुद के बॉस है, यानी कि उनको कोई नहीं बता रहा कि कैसे काम करना है, कब काम पे जाना है, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है? तो अगर हम सोचने जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रास्ते पे बूट पॉलिश करते हैं या फिर कोई दूसरा ब्लू कॉलर जॉब करते हैं,
वो अपने मर्जी के मालिक खुद है, वो जब चाहे तब अपना काम शुरू कर सकते हैं या रोक सकते हैं। लेकिन क्या हम उन्हें पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री कह पाएंगे? अगर वो अपना काम रोक देंगे तो उसके बाद भी क्या वो अपना पेट लंबे समय तक पाल सकते हैं? तो अपनी हर विचारधारा को रुक कर पूछो कि मेरे बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट कितना एविडेंस है। हमारी विचारधारा में बहुत सारी गड़बड़ियां होती है, उसमें से सबसे बड़ी हमारी गलत और गंदी आदत है कन्फर्मेटरी बायस। हम उसी बात को मानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करता है। रॉस, लॉर्ड और रीपर ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि जब हम पहले लोगों को पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मौत की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो लोगों का कोई ना कोई विचार होता है। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ होना चाहिए कैपिटल पनिशमेंट, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मौत की सजा हमें लोगों को नहीं देना चाहिए, हम कौन होते हैं किसी को मार डालने वाले। अब ऐसे लोगों को चाहे आप कुछ भी तथ्य दे दो, बाद में अगर आपको उन्हें तथ्य देने के बाद भी अगर पूछे कि अब आपको क्या लगता है कि मैंने जब आपको एविडेंस दिखाया कि किस तरीके से कैपिटल पनिशमेंट का असर होता है या नहीं होता है, उसके बाद भी जब लोगों को पूछा जाता है क्या आप अपनी विचारधारा बदलना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि फिर लोगों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो यही पाया गया कि लोग पहले जो विचारधारा पकड़ के रखते हैं, कितना भी एविडेंस उनको मिल जाए, वो बाद में भी वही विचारधारा अपने दिमाग में बनाए रखते हैं। जिन लोगों को लगता है कि मौत की सजा मिलनी चाहिए, चाहे कितना एविडेंस दे दो, वो मौत की सजा के पक्ष में ही रहते हैं। जिनको लगता है कि मौत की सजा ठीक नहीं है, चाहे जितना भी उन्हें एविडेंस दे दो कि मौत की सजा से फायदा होता है या नहीं, वो हमेशा यही बात पे बने रहेंगे कि मौत की सजा नहीं होनी चाहिए। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि वो इंडिया के बाहर जाके सेटल होंगे और तभी जाके उन्हें बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। और वहीं पे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इंडिया के बाहर जाके क्यों सेटल होना है, वहाँ पे तो घर का काम सारा सब कुछ खुद को ही करना पड़ता है, ऑफिस में ही काम करो, घर पे आके भी काम करो, घर पे आके हमें मदद करने वाला कोई नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता, मुश्किल हो जाती है। अब ऐसे लोगों को आप कुछ भी डेटा दे दो कि बाहर जाके कितना ज़्यादा स्ट्रगल है, या कुछ भी डेटा दे दो कि इंडिया में एक्चुअली एक राइजिंग इकोनॉमी है और किस तरीके से हम समय के साथ और ज़्यादा बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर इंसान ने अपना मन बना लिया है तो साधारणतः वो अपने दिमाग को या अपने विचारधारा को बदलना नहीं चाहेगा। इसी को कहते हैं कन्फर्मेटरी बायस। लेकिन अगर बायसेस में फंसे नहीं रहना चाहते तो फिर जिंदगी में डायलेक्टिक्स को जगह दो। डायलेक्टिक्स का मतलब है भिन्न भिन्न विचार जो अलग होते हुए भी सच हो सकते हैं। KHM वोंग ने ये पाया है कि जब लोग डायलेक्टिकल थिंकिंग कर पाते हैं तब उनकी क्रिटिकल थिंकिंग करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। जैसे कि इस चीज को देख पाना कि मेरे जो प्रिय राजनेता है वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं और शायद उनके काम के वजह से देश में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ भी आया है, लेकिन समाज में सबको बराबरी का मौका नहीं मिला है। जैसे कि ये देख पाना कि विदेशी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करने से हमें एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा जिसका अहमियत है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा एक्सपीरियंस पाने के लिए हमें एक बहुत बड़ा ऋण लेना पड़ेगा और उस ऋण को चुकाने में हमारी जिंदगी के बहुत सारे साल लग जाएंगे और फिर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इस वीडियो से अगर आप कोई और चीज नहीं सीखते तो ये डायलेक्टिकल थिंकिंग वाली चीज को आप दिमाग में जरूर रखिए, समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से अलग अलग ओपिनियंस अलग होते हुए भी एक साथ सही हो सकते हैं। क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए कोशिश कीजिए कि जो सबसे पहले जानकारी मिल जाए उसी जानकारी पे मत फंस जाओ, जो सबसे पहले डेटा मिले उसी डेटा के ऊपर और अपना पूरा ओपिनियन मत बना लो। ये वैसा ही है जैसे आप जब बाजार जाते हैं
तो शुरुआत के कुछ दुकान होते हैं जहाँ पे बहुत सारा सामान है और वहाँ जाके आप सामान का दाम पूछते हैं। लेकिन जो इंसान मंझा हुआ शॉपिंग करने वाला इंसान है, वो आपको हमेशा कहता है कि रुको, पहले की ही दुकानों से खरीदने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आगे जाते हैं और दुकानों में पूछते हैं क्या दाम है, और फिर उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन से दुकान से हमें सामान खरीदना चाहिए। जब लोग जिस इंफॉर्मेशन को पहले पाते हैं उसी के बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं, इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। ये वैसा ही है जैसे कि आपने सोचा है कि आप जिम जाएंगे, और जब आपको पता लगता है कि जिम जाने वाला कोई इंसान हार्ट अटैक से मर गया, तब आप सोचते हैं कि नहीं, ओ माय गॉड, जिम जाने से लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिम जाने के वजह से ही हार्ट अटैक हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी हार्ट की कंडीशन जिम जाने के बाद बेहतर हो गई है, लेकिन हमें एनालाइज करने की जरूरत है कि कौन से फैक्टर्स जुड़े होते हैं अच्छे हार्ट हेल्थ के साथ, जिम जाने के साथ साथ, और दूसरी कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए ताकि हमारे हृदय का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो आप ये सोचेंगे कि तो फिर हम इतने सारे बायसेस के साथ सोचते ही क्यों हैं, हम नेचुरली अच्छे और डीप थिंकर क्यों नहीं हैं? जवाब बहुत सरल है, क्योंकि हमारा ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है। आलसी ब्रेन है, आलसी, और आलस एक तरीके से लॉन्ग टर्म जीने के लिए अच्छी चीज है। अगर आप हमेशा मेहनत करेंगे, हमेशा भागते रहेंगे, हमेशा डीप थिंकिंग करेंगे, तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। इसीलिए हमारा ब्रेन कोशिश करता है कि जिन डिसीजंस को बार बार लेना पड़े, उन डिसीजंस को वो ऑटोमेटिक कर दे। तो ऑटोमेटिक थिंकिंग एक तरीके से हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी भी है, लेकिन जब भी जहाँ पे भी बड़े डिसीजंस लेने हो, तब जरूरी है कि हम ऑटोमेटिक थिंकिंग ना करें और डीप थिंकिंग करना शुरू कर दे। जैसे कि किसे वोट देना है, किससे प्यार करना है, किससे शादी करनी है, किसे उधार देना है, और जॉब चेंज करनी है या नहीं। कई सारे मोटिवेशनल गुरुज को मैंने देखा है कि किस तरीके से वो अपने फॉलोअर्स को डांटते हैं कि कैसे गिरे हुए इंसान हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते रहते हो, छी। लेकिन कभी हमने अपने आप को ये पूछा है कि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? उसका कारण है कि हमारा ब्रेन डोपामीन एडिक्ट हो गया है। डोपामीन तब रिलीज होता है जब हमें हमारी कौतूहल का जवाब जल्दी से मिल जाता है। जिस चीज को हम पाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें जल्दी से मिल जाता है। बार बार डोपामीन मिलते रहने के वजह से हमारा ब्रेन उसी प्रोसेस के ऊपर अटक जाता है और चाहता है दुनिया एग्जैक्टली वैसी ही हो, बार बार हमें जल्दी जल्दी सॉल्यूशंस मिल जाए, और इससे हो जाता है डोपामीन एडिक्शन। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को डोपामीन से डी एडिक्ट करना चाहते हैं तो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोशिश कीजिए कि अपने डिवाइसेस को बंद कर दीजिए, फ़ोन को किसी और कमरे में रख दीजिए, गार्डन में जाके बैठ जाइए, चुपचाप एक कॉर्नर में बैठ जाओ और सोचो, विचारों को आने दो, उन विचारों को देखो, उन विचारों को समझो। मैं साल भर में बहुत सारे ट्रेनिंग्स लोगों के लिए डिज़ाइन करती हूँ, और लोग किस तरीके से सीखेंगे, याद रखेंगे, समझेंगे, इस चीज़ को डिज़ाइन करना मेरा काम होता है। तो लोगों का सीखना 6 लेवल पे होता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से। जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, सबसे ऊपर लेवल या सरफेस लेवल थिंकिंग होती है कि अब इस इंफॉर्मेशन को हम याद कैसे रखें। फॉर एग्जाम्पल, आप AI के बारे में सीख रहे हैं, तो सबसे पहले लेवल पर रहेगा कि जो भी आपने सीखा है इस इंफॉर्मेशन को आप याद कैसे करेंगे। उसके नीचे सेकंड लेवल पे आता है अंडरस्टैंडिंग, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसका मतलब क्या है। तीसरे लेवल पे आता है अप्लाइंग, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है अब आप इसको काम पे कैसे लगाएंगे, अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करेंगे। चौथे लेवल पे आता है एनालाइजिंग, जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है वो जिस रूप में मिली है उस रूप में क्यों मिली है, उसका इस तरीके का रूप क्यों है, गठन क्यों है, इस तरीके से उसे सिस्टमेटाइज क्यों किया गया है, एनालाइज करना। 5वें लेवल पर है इवैल्यूएटिंग,
यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसमें प्रॉब्लम क्या है, जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसमें गड़बड़ी क्या है, इंफॉर्मेशन कहाँ पे इनकरेक्ट हो सकता है, ये बेहतर कैसे हो सकता था। और आखिरी यानी कि लेवल 6 में आता है क्रिएटिविटी। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है उस इंफॉर्मेशन से आप कुछ नया कैसे बना सकते हैं। अगर आप एआई के बारे में सीख रहे हैं तो लेवल 1 पे आता है कि ये सारी जानकारी हम याद कैसे रखेंगे, रिमेम्बरिंग। लेवल 2 पे आता है ये सारी जानकारी का मतलब क्या है। लेवल 3 पे आता है जो भी आपने एआई के बारे में सीखा है अब आप उसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम में लगा सकते हैं। लेवल 4 पे ये एआई कैसे काम करता है, ये एआई जिस तरीके से आपके साथ इंटरैक्ट कर रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, ये किस सिस्टम से चलता है। लेवल 5 पे इवैल्यूएटिंग, एआई के जवाबों में क्या कमियां हैं, कौन से जगह पे एआई फेल हो रहा है। और लेवल 6 में क्रिएटिविटी, आप एआई के इस्तेमाल से और कुछ नया, बेहतर और बड़ा क्या बना सकते हैं। देखो, बेहतर विचारक बनना चाहते हो तो लॉजिक के बारे में सीखना शुरू कर दो। इस वीडियो में तो मैं लॉजिक के गहराइयों में नहीं जाऊंगी। अगर आप लॉजिक के बारे में मुझसे सीखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन अगर आप लॉजिक के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप स्टोइक फिलोसोफर्स को पढ़ सकते हैं। उन्होंने लॉजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा की हुई है। आज के समय के एक अच्छे स्टोइक फिलोसोफर हैं रायन हॉलिडे, जिनकी किताबें आप पढ़ सकते हैं। दूसरे मनोवैज्ञानिक जिनकी किताबों को मैंने बहुत ज़्यादा प्रेफर किया है उनमें विंडी ट्राइडन है और एल्बर्ट एलिस भी है। हमारा समाज विचारकों का समाज है, सिर्फ अभी से नहीं, सदियों सदियों से। अगर आप उपनिषद की पढ़ाई करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि किस तरीके से बड़े बड़े विचारक घंटों घंटों, हफ्तों, महीनों लगा देते थे एक दूसरे के साथ तर्क करके अपने आसपास की दुनिया को और अच्छे से समझने में। तो हमें भी तर्क करते रहना चाहिए। अगर आप एक बेटर थिंकर बनना चाहते हैं तो डिबेट करना, आर्ग्यू करना शुरू कीजिए। लेकिन डिबेट्स और आर्ग्यूमेंट्स में पर्सनलाइज मत कीजिए। तुझे अक्ल नहीं है, तुझे मालूम नहीं है, तुम कैसे कह रही हो, तुम्हारी औकात नहीं है इस तरीके से बात करने की। सो जनरलाइज करके जब हम सोचने लगते हैं, ऑल और नथिंग में हम सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहीं पे हमारे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ही कम हो जाती है। बेहतर थिंकर बनना चाहते हो तो जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, अपने विचारों में गड़बड़ियां निकालो और फिर दूसरों के विचारों में गड़बड़ियां निकालो। देखने की कोशिश करो कि किस तरीके से आपका ओपिनियन और आपसे विपरीत जो बात कर रहा है, दोनों ओपिनियंस एक साथ अलग होते हुए भी सही कैसे हो सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काम आया हो और आपको एक बेहतर विचारक बनने में मदद करेगा। हमारे देश को बेहतर विचारकों की बहुत सख्त जरूरत है। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।